Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 12 of Norset Mini Mock Test. So स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन. जो आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन सिनेरियो एंड प्रायोरिटी एंड काइंड ऑफ क्लिनिकल बेस्ड एमसीक्यू है रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी टॉपिक. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज Nurse Lisa is in the emergency room. Okay, Nurse Lisa is in the emergency room for caring for Karen, a 30-year-old woman who has suffered a blunt injury to her chest wall following a car accident. Okay, so blunt injury हुई है to her chest wall. To identify पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस लाइक न्यूमोथोरेक्स, राइट, कि इंजरी की वजह से चेस्ट वॉल इंजरी हुई है, ऑफ कोर्स न्यूमोथोरेक्स के होने के चांसेस है ना. नर्स लीजा नीड्स टू नो विच साइन इज मोस्ट इंडिकेटिव, व्हाट शुड शी बी पर्टिकुलरली अलर्ट फॉर. सो बेसिकली उन्होंने बोला है कि जो एक वुमेन है वो गिरी है फ्रॉम अ कार, है ना, उसको ब्लंट इंजरी हुई है, राइट, ब्लंट इंजरी हुई है. सो उन्होंने बोला है कि ब्लंट इंजरी हुई है, सो देयर इज वेरी हाई चांस कि उसको न्यूमोथोरेक्स हुआ हुआ. सो उन्होंने बेसिकली लास्ट में उन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा साइन होता है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ न्यूमोथोरेक्स. तो नर्स लीजा नीड्स टू नो विच साइन इज मोस्ट इंडिकेटिव, व्हाट शुड सी बी particularly alert for. Okay, so the development of a barrel shaped chest, reduced breath sound upon auscultation, audible shucking sound at the site of injury, a decreased respiratory rate. So देखो, एज यू नो, न्यूमोथोरेक्स मतलब कि थोरेक्स के अंदर एयर आ जाना, न्यूमो आ जाना. सो दिस इज आवर लंग्स, ये हमारा लंग्स है, ये हमारा पूरा हमारा चेस्ट के बेटी है. सो अगर हमारे क्या बोलते हैं प्लूरल स्पेस में अगर एयर आएगा, क्योंकि जो इंट्रा प्लूरल स्पेस में जो प्रेशर है वो कितना है, नेगेटिव है, -2 mm ऑफ Hg है, मतलब कि नेगेटिव प्रेशर है. तो अगर बाहर से एयर अंदर आएगा मतलब कि क्या होगा, अंदर पॉजिटिव एयर आ गया, मतलब बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगा, तो ये लंग्स क्या हो जाएगा, ये लंग कोलैप्स हो जाएगा, लंग कोलैप्स हो जाएगा. अब लंग कोलैप्स हो जाएगा तो क्या होगा कि जो लंग्स का जो सर्विस है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो ऑफ कोर्स हाइपोक्सिया मतलब कि सैचुरेशन तो कम होगा ही होगा, है ना, हाइपोक्सिया तो होगा ही होगा. प्लस और क्या होगा कि यहाँ पे एयर एंट्री एब्सेंट हो जाएगी इस वाले साइड में. लेट सपोज ये वाला लंग्स कोलैप्स हुआ है एयर आने की वजह से, तो यहाँ पे आप जब ऑस्कल्टेट करेंगे तो यहाँ तो एयर एंट्री नहीं होगा क्योंकि लंग कोलैप्स हो गई है, लंग कोलैप्स हो गई है तो एयर एंट्री नहीं होगा, तो ब्रेथ साउंड क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा. सो एयर एंट्री एब्सेंट हो जाता है, ब्रेथ साउंड क्या होगा, ब्रेथ साउंड एब्सेंट हो जाएगा. पेशेंट क्या होगा, टेकिप्निक हो जाएगा, है ना, टेकिप्निक हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, है ना. एंड पेशेंट जो है वो जो एक्सेसरी मसल्स है उसको यूज करेगा. ठीक है, सो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. एक्सरे में क्या दिखता है, एक्सरे में ब्लैक कलर का पूरा दिखेगा क्योंकि यहाँ पे पूरा एयर भर गया है तो पूरा ब्लैक दिखेगा. प्लस जो वस्कुलर शेडोज है वो भी क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे. ठीक है ना, और डीप सल्कस लाइन दिखने को मिलता है इन द एक्सरे. सो ये सारे हमारे सिम्टम्स होते हैं. एंड इन लाइक अगर और ज्यादा एयर अंदर एक्यूमुलेट होता रहा तो क्या होगा, पहले तो लंग कोलैप्स हुआ, फिर क्या होगा, जो ट्रैकिया है वो ट्रैकिया भी डिस्प्लेस होने लग जाएगा. सो ट्रैकिया क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल ट्रैकिया डिस्प्लेसमेंट होगा. यहाँ पे अगर एयर भरा है तो इस साइड लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, हमारा ट्रैकिया डिस्प्लेस हो जाएगा. सो कॉन्ट्रालेटरल ट्रैकिया डिस्प्लेसमेंट होगा. अब ट्रैकिया डिस्प्लेस होगा तो क्या होगा, जो इन्फीरियर वेना कवा है, सुपीरियर वेना कवा है, उस पर भी प्रेशर जाएगा, किंकिंग होगा, जो ग्रेट वेन्स है वो भी किंक हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो वीनस रिटर्न है वो भी कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, टेकिकार्डिया होगा, शॉक वाले सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे. तो ये पूरा सिम्टम्स देखने को मिलता है इन न्यूमोथोरेक्स. तो उन्होंने बोला है कि व्हाट शुड बी पर्टिकुलरली अलर्ट फॉर, कौन सा सिम्टम्स दिखेगा, डेवलपमेंट ऑफ बैरल शेप चेस्ट. तो बैरल शेप चेस्ट बेसिकली क्रोनिक कंडीशन है एंड ये हमें सीओपीडी एम्फाइसीमा वाले पेशेंट में देखने को मिलता है. न्यूमोथोरेक्स में यूजुअली बैरल शेप चेस्ट नहीं मिलता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया. ठीक है, रिड्यूस्ड ब्रेथ साउंड अपॉन ऑस्कल्टेशन, यस ये मिलता है. हम थर्ड पढ़ लेते हैं. कभी भी एग्जाम में वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं ये मॉक टेस्ट करवा रही हूँ, नॉसेट मिनी मॉक टेस्ट, इसका मेन जो मोटिव मेरा है दैट इज कि आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है ना, हाउ शुड यू अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ एमसीक्यू ड्यूरिंग योर एग्जाम, है ना. सो अगर आपको आता भी है, जैसे कि मैंने पढ़ा रिड्यूस ब्रेथ साउंड अपॉन ऑस्कल्टेशन, तो हमें पता चल गया कि न्यूमोथोरेक्स में तो ये साइन मिलता ही मिलता है, आगे पढ़ना है क्यों, फटाफट टिक करो और आगे बढ़ो. बट ये मिस्टेक कभी भी एग्जाम में नहीं करना है. भले ही आपको फर्स्ट या सेकेंड ऑप्शन पढ़ के ये थर्ड ऑप्शन पढ़ के आपको लगे कि हाँ यही करेक्ट आंसर है, स्टिल यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस, ऑलवेज रीड ऑल द ऑप्शंस. ठीक है ना. सो थर्ड क्या बोला उन्होंने, ऑडिबल सकिंग साउंड एट द साइट ऑफ इंजरी. तो
audible sucking sound at the site of injury, it is also not the characteristics finding seen in the pneumothorax, है ना. So and fourth है कि decrease respiratory rate. So respiratory rate decrease नहीं होगा, क्या होगा, increase होगा. तो आंसर क्या होगा, B. B is the correct answer. There is reduced breath sound upon auscultation, क्योंकि air entry वहाँ पे absent हो गई है, तो breath sound भी क्या होगा, absent हो जाएगा. और बाकी मैंने symptoms आपको बता दिए. तो आंसर क्या हुआ, B is the correct answer. Coming to the next question, that is nurse Allison is caring for Ava, a patient newly diagnosed with spontaneous pneumothorax. ठीक है. Ava appears anxious and complain of acute stabbing pain in her chest. Okay, what intervention should nurse Allison prioritize in this situation? तो उन्होंने क्या बोला कि एक पेशेंट है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स का, जिसको ऐसे एक्यूट एकदम से स्टेबिंग पेन, बहुत तेज वाला पेन हो रहा है इन हर चेस्ट, और वो थोड़ी एंक्सियस भी हो गई है. तो क्या इंटरवेंशन देंगे, व्हाट इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन यू शुड डू? सो देखो, न्यूमोथोरेक्स ना 3 तरीके का होता है. एक हमारा होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है ओपन, एक होता है हमारा क्लोज. सो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि स्पॉन्टेनियसली, मतलब कि अंदर कोई लाइक इम्फाइसिमा है या फिर न्यूमेटोसील है, वो बुल्ला रप्चर होने की वजह से जो वो एयर है ना, वो प्लूरल स्पेस में एक्यूमुलेट हो गया, दैट इज द स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स. एक होता है ओपन, मतलब कि बाहर से कोई इंजरी हुई है, बाहर से कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट बाहर से एयर अंदर आ गया है, सो दैट इज द ओपन, मतलब ओपन से हुआ है. एंड क्लोज की कुछ भी लाइक प्रोसीजर हुआ है, सपोज सेंट्रल लाइन इंसर्शन हुआ है ना, या फिर मैकेनिकल क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर है लॉन्ग टर्म पेशेंट का, है ना. सो ब्रोंकस में रप्चर होने की वजह से वहां पे एयर एक्यूमुलेट हो गया, सो दैट इज द क्लोज न्यूमोथोरेक्स. तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स हुआ है, तो हम क्या प्रायोरिटी इंटरवेंशन देंगे, एडमिनिस्ट्रिंग सबक्यूटेनियस हेपेरिन. सो ये इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लाइक न्यूमोथोरेक्स हुआ है, एयर इन द थोरेक्स हुआ है, सो हेपेरिन का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे. असिस्टिंग द क्लाइंट इनटू फॉलर्स पोजीशन, यस पोजीशन इज इंपॉर्टेंट, फॉलर पोजीशन देंगे सो दैट लंग थोड़ा एक्सपेंड होगा, पेशेंट को ब्रीदिंग में थोड़ा ईज होगा. बट लेट्स आगे वाला पढ़ते हैं. एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रावेनस एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड, यस पेशेंट को पेन हो रहा है, एनाल्जेसिक्स देना इज इंपॉर्टेंट. बट एनाल्जेसिक्स देने से पेशेंट का कॉज, मतलब बेसिकली हमें कॉज को देखना है ना. कॉज मतलब पेशेंट का पेन में भी थोड़ा रिजॉल्व हो सकता है, बट अगेन पेशेंट का पेन हो जाएगा. सो कॉज पेन किलर देके आप कॉज को खत्म नहीं कर सकते. वहाँ पे एयर एक्यूमुलेट हुआ, तो एयर को जब तक बाहर नहीं सक करोगे तब तक पेशेंट का पेन सही नहीं होगा, है ना. प्रिपेयरिंग द क्लाइंट फॉर चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर. अगर पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हुआ है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू इंसर्ट ICD, दैट इज इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब लगानी है. कहाँ लगानी है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, मिड एक्सिलरी लाइन में पेशेंट को 5th इंटरकोस्टल ड्रेनेज लगाएंगे. एंड उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एयर है वो सक आउट होगा एंड धीरे धीरे लंग एक्सपेंड होगा एंड अपने आप पेशेंट को जो सिम्टम्स है, जो पेन है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो गया, वट एवर द साइन, वट एवर द सिम्टम्स, वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा. तो आंसर क्या होगा, D इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना. व्हाट इंटरवेंशन शुड नर्स एलिसन प्रायोरिटाइज इन दिस सिचुएशन, सो इंसर्टिंग चेस्ट ट्यूब. ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट आंसर. सो थर्ड क्वेश्चन है, nurse Ju is caring for Liam, a patient who has sustained a lateral crushing injury to his chest, okay, causing obvious right-sided paradoxical motion indicative of multiple rib fracture and a flail chest. And you know कि कभी भी अगर multiple rib fracture होता है तो paradoxical motion होता है ना of the chest. What complication should nurse Ju be most vigilant in monitoring for? तो उन्होंने बोला है कि पेशेंट को क्रशिंग इंजरी हुई है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हुआ है, सो देयर इज वेरी हाई चांस कि मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हुआ है. सो एयर जो है इन द प्लूरल कैविटी में आ सकता है ना. सो एयर इन द प्लूरल कैविटी में आ सकता है, मतलब क्या हो सकता है, पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो सकता है. तो उन्होंने बोला है कि व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड नर्स डू बी मोस्ट विजिलेंट इन मॉनिटरिंग फॉर. तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट. सो ओपन न्यूमोथोरेक्स, तो देखो जो उन्होंने बोला है कि रिब फ्रैक्चर हुआ है, फ्लेल चेस्ट हुआ है, तो न्यूमोथोरेक्स तो होगा ही होगा, न्यूमोथोरेक्स होगा. एंड बिकॉज ऑफ न्यूमोथोरेक्स क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, है ना. सो न्यूमोथोरेक्स इज नॉट द कॉम्प्लिकेशन. न्यूमोथोरेक्स की मतलब एयर अंदर तो आ गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो कंफर्म नहीं है कि ओपन न्यूमोथोरेक्स है या क्लोज न्यूमोथोरेक्स है, बिकॉज ये हमारा क्रशिंग इंजरी हुई है. एंड ओपन न्यूमोथोरेक्स बेसिकली पेनिट्रेटिंग इंजरी से होती है. एंड ऑल्सो उन्होंने क्वेश्चंस में बोला है कि कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा, तो कॉम्प्लिकेशन ये नहीं हुआ. पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, अगेन पेरिकार्डियल टेम्पोनेट नहीं हो सकता है. पेरिकार्डियल टेम्पोनेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल सैक में, है ना. पेरिकार्डियल सैक में
कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड, तो ये नहीं हो सकता है, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट नहीं हो सकता है। शिफ्टिंग ऑफ द मीडियास्टेनम, यस, एंड लेसरेशन ऑफ द ट्रैकिया। सो देखो, या तो शिफ्टिंग ऑफ मीडियास्टेनम, लेसरेशन ऑफ द ट्रैकिया, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड नर्स जो बी मोस्ट विजिलेंट इन मॉनिटरिंग फॉर। तो देखो, कभी भी न्यूमोथोरेक्स होता है, एयर आएगा अंदर, एयर अंदर आएगा, लंग कोलैप्स हो जाएगा। लंग कोलैप्स होगा, वो लंग्स क्या करेगा, कॉन्ट्रालेटरल ट्रैकिया को डिस्प्लेस करेगा, ट्रैकिया डिस्प्लेस होगा, मीडियास्टेनम क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। सो देयर इज शिफ्टिंग ऑफ द मीडियास्टेनम, जो मीडियास्टेनम स्पेस है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, है ना। जिस साइड न्यूमोथोरेक्स हो उसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ट्रैकिया भी शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्रेट वेन्स है, इंफीरियर वेना कवा, सुपीरियर वेना कवा, वो किंकिंग होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वीनस रिटर्न कम होता है, हाइपोटेंशन होता है, टेकिकार्डिया होता है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ मीडियास्टेनम इज द लाइक वो कॉम्प्लिकेशन के लिए हमें बेसिकली हमें मॉनिटर करना है ना। सो लेसरेशन ऑफ ट्रैकिया हो सकता है, बट इट इज वेरी रेयर, है ना, कि बहुत रेयर है कि ट्रैकिया में लेसरेशन हो गया, बट मोस्ट कॉमनली हमें मीडियास्टेनम शिफ्टिंग के लिए देखना है, क्योंकि ये जो हुआ है, रिब फ्रैक्चर हुआ है, सो देयर इज वेरी हाई चांस कि पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हुआ है, एंड न्यूमोथोरेक्स में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि शिफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रालेटरल शिफ्टिंग ऑफ ट्रैकिया या फिर शिफ्टिंग ऑफ मीडियास्टेनम। तो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स विलियम इज केयरिंग फॉर जैक, अ पेशेंट हु हैज सफर्ड अ चेस्ट इंजरी। ठीक है, a thoracosynthesis is performed revealing neither fluid nor air। ठीक है, सो सिंपल है कि चेस्ट इंजरी हुई थी तो मतलब कि न्यूमोथोरेक्स हो सकता था, बट न्यूमोथोरेक्स अगर होता तो थोरैकोसिंथेसिस किया तो उसमें फ्लूइड या फिर एयर कुछ नहीं आया, इसका मतलब कि न्यूमोथोरेक्स तो नहीं हुआ है, या फिर कोई फ्लूइड वगैरह हीमोथोरेक्स कुछ भी नहीं हुआ है ना, मतलब कि चेस्ट की जो इंट्राप्लूरल स्पेस है उसमें कुछ भी ना एयर है ना फ्लूइड है, तो ये कंफर्म हो गया न्यूमोथोरेक्स नहीं हुआ है। ठीक है, डिस्पाइट एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड एंड ब्लड इंट्राविनसली, जैक्स वाइटल साइन डोंट इम्प्रूव। ठीक है ना, सो उसका वाइटल साइन इम्प्रूव नहीं हो रहा है। सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन शोज एन इनिशियल रीडिंग 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O। तो सीवीपी क्या है, रेज्ड है। नॉर्मल सीवीपी कितना होता है, अराउंड 0 to 12 सेंटीमीटर, या आप समझो अप टू 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O इज द नॉर्मल सीवीपी। तो यहाँ पे सीवीपी कितना है, 20 है, मतलब कि सीवीपी क्या हो रखा है, रेज्ड हो रखा है, सीवीपी रेज्ड हो रखा है। ठीक है ना, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर दीज फाइंडिंग्स, प्रेजेंस ऑफ पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। तो देखो, ठीक है, ये हो सकता है। बी पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ हीमोथोरेक्स। तो देखो, अगर हीमोथोरेक्स होता तो थोरैकोसिंथेसिस करते तो ब्लड आना चाहिए था, तो उन्होंने बोला ना कोई फ्लूइड आया है ना कोई एयर आया है, इसका मतलब कि ये तो गलत है। ठीक है, प्लस हीमोथोरेक्स में सीवीपी इंक्रीज नहीं होता है, सो ये गलत हो गया। अक्यूरेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स, तो अगर नीमोथोरेक्स होता तो एयर आता है ना, उन्होंने बोला कि थोरैकोसिंथेसिस किया, ना एयर आया ना फ्लूइड आया, तो ये भी गलत हो गया। रप्चर ऑफ डायफ्राम, तो अगर डायफ्राम रप्चर होता तो सीवीपी इंक्रीज नहीं होता, बेसिकली आपको एक्सरे में या फिर अल्ट्रासाउंड में आपको दिख जाता, विजिबल होता, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती, सीवीपी इंक्रीज बेसिकली नहीं होता, सो ये भी गलत हो गया। उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे पेशेंट को प्रेजेंस ऑफ पेरिकार्डियल टेम्पोनेट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि डिस्पाइट एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड एंड ब्लड इंट्राविनसली, जैक्स वाइटल साइंस डोंट इम्प्रूव। तो क्या हो सकता है, एंड पेशेंट को क्या हुआ था, चेस्ट इंजरी हुई थी, तो चेस्ट इंजरी हुई थी, देयर इज वेरी हाई चांस कि पेशेंट का जो पेरिकार्ड जो सैक है, दैट इज द पेरिकार्डियल सैक है, वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो सकता है। अब फ्लूइड का एकदम से रैपिडली वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेट होगा, एंड दैट विल लीड टू पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। अब पेरिकार्डियल टेम्पोनेट होगा तो क्या होगा, फ्लूइड भर गया है, तो हार्ट क्या हो गया, कंप्रेस हो गई है ना, हार्ट कंप्रेस हो गई है, तो चारों चैम्बर्स में प्रेशर इंक्रीज हो गई है, प्लस हार्ट जो है वो प्रॉपर इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ब्लड पंप या फिर रिलैक्स नहीं हो पा रही है ना, ब्लड पंप नहीं कर पा रही है, रिलैक्स नहीं हो पा रही है। ठीक है, सो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बीपी भी कम हो रहा है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट भी कम हो रहा है, क्योंकि ब्लड प्रॉपर आउटपुट नहीं कर पा रही है, तो कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, पेशेंट टैकीकार्डिया भी होगा, है ना। प्लस आपने पेरिकार्डियल टेम्पोनेट में आपने देखा होगा बैकस्ट्राइड देखने को मिलता है। बैकस्ट्राइड में क्या होता है, डेट इज कि पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा, पेशेंट का जेवीपी जो है, जुगुलर वेनस प्रेशर जो है वो रेज्ड होगा, डेट इज सीवीपी उसका रेज्ड है, और पेशेंट को थर्ड क्या होगा कि मफल हार्ट साउंड होगा, है ना। सो प्रेजेंस ऑफ पेरिकार्डियल टेम्पोनेट हो सकता है, एंड वही ये बता रहे हैं कि डिस्पाइट ऑफ गिविंग दिस मच अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड आईवी वगैरह जो भी दे रहे हैं, पेशेंट का जो सीवीपी है वो कितना 20 ही दिखा रहा है। सेंट्रल विनस प्रेशर लाइन शोज एन इनिशियल रीडिंग ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O, सो दैट इज की ए है।
क्योंकि वो जो भी फ्लूइड वगैरह दे रहे हैं वो प्रॉपर से ना ही वो फिलिंग हो पा रहा है एंड ना ही वो प्रॉपर आउटपुट हो रहा है, क्योंकि लंग पूरा जो हार्ट है वो पूरा कंप्रेस हो रखा है ना, क्योंकि उसकी चारों तरफ फ्लूइड भरा हुआ है। सो आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, नर्स रॉबर्ट इज मॉनिटरिंग अ पेशेंट विथ अ क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड नोटिसेस कंटिन्यूअस बबलिंग हो रहा है इन द वाटर सील चैम्बर। व्हाट कंक्लूजन शुड नर्स रॉबर्ट ड्रॉ फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। तो देखो, जब भी पेशेंट को आईसीडी लगता है तो बेसिकली उसमें एक तो हमारा कलेक्शन चैम्बर होता है जिसमें कि बेसिकली जो भी फ्लूइड है, एयर है, वो आके कलेक्ट होगा। एक हमारा वाटर सील चैम्बर होता है, वाटर सील चैम्बर होता है, और एक हमारा सक्शन चैम्बर होता है, सक्शन कंट्रोल चैम्बर होता है। ठीक है ना। सो तीन बेसिकली चैम्बर्स होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि वाटर सील चैम्बर में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस बबलिंग हो रहा है। सो व्हाट कंक्लूजन शुड नर्स रॉबर्ट ड्रॉ फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, जो हमारा वाटर सील चैम्बर होता है ना, उसमें बबलिंग, अगर वो कंटिन्यूअस बबलिंग हो रहा है, अगर एग्जाम में आए कि कंटिन्यूअस या फिर एक्सेसिव बबलिंग हो रहा है, कहाँ पे, वाटर सील चैम्बर में। वाटर सील चैम्बर में अगर कंटिन्यूअस या फिर एक्सेसिव बबलिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इट इज एबनॉर्मल फाइंडिंग। मतलब कि क्या हो रहा है, एयर लीकेज हो रहा है। क्या हो रहा है, एयर कहीं से लीकेज हो रहा है, एयर लीकेज हो रहा है। एंड इन दैट केस आपको क्या करना है, फटाफट डॉक्टर को नोटिफाई करना है। ठीक है। So continuous or excessive bubbling is not normal. It indicate air leakage. You have to inform डॉक्टर SF। ठीक है। सो इसमें कैसा होना चाहिए, इंटरमिटेंट बबलिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंटरमिटेंट बबलिंग होना चाहिए। अगर वो इंटरमिटेंट बबलिंग है, इट मीन्स कि ये नॉर्मल है। ठीक है ना। सो वाटर सील चैम्बर में कंटिन्यूस या एक्सेसिव बबलिंग नहीं होना चाहिए, इंटरमिटेंट बबलिंग होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद एक आता है हमारा सक्शन कंट्रोल चैम्बर में। सक्शन कंट्रोल चैम्बर का काम क्या है कि वो नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करके रखता है इन द प्लूरल कैविटी में, सो दैट कि लंग्स जो है ऐसे, अगर सक्शन कंट्रोल चैम्बर नहीं होगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाएगा ट्यूब में, है ना। सो सक्शन कंट्रोल चैम्बर का काम है कि नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करके रखना, है ना। ठीक है। सो ये हो गया हमारा सक्शन कंट्रोल चैम्बर। तो सक्शन कंट्रोल चैम्बर में कैसा होता है, देयर इज की स्टेडी कांस्टेंट बबलिंग होना चाहिए, स्टेडी और जेंटल कांस्टेंट बबलिंग होना चाहिए, कांस्टेंट बबलिंग होना चाहिए, है ना। तो अगर वो स्टेडी कांस्टेंट बबलिंग है, मतलब कि सक्शन लेवल मेंटेन है। अगर एकदम से विगरस बबलिंग होगा तो ये क्या है, एबनॉर्मल है। विगरस बबलिंग क्या है, एबनॉर्मल है। तो ये कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस बबलिंग हो रहा है इन द वाटर सील चैम्बर में, तो आपने क्या करना है, तो देखो, कंटिन्यूअस या एक्सेसिव बबलिंग है, दैट इज एयर लीकेज बताते हैं। ठीक है ना। सो द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ न्यूमोथोरेक्स, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। न्यूमोथोरेक्स होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बबलिंग, इंटरमिटेंट बबलिंग होना चाहिए। कंटिन्यूअस बबलिंग इज नॉट नॉर्मल। द ड्रेनेज सिस्टम हैज एन एयर लीक प्रेजेंट, यस। सी पढ़ते हैं, द चेस्ट ट्यूब इज एक्सपीरियंसिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन। तो कभी भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो मतलब क्या है कि ड्रेनेज प्रॉपर नहीं आ पाएगा, है ना। ऑब्स्ट्रक्शन हो गया मतलब कि जो भी फ्लूइड है, एयर है, या फिर क्या बोलते हैं, ब्लड है, जो भी है वो प्रॉपर ड्रेन नहीं हो पाएगा ना। सो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये कंटिन्यूअस बबलिंग नहीं होता। सो ये गलत हो गया। ड्रेनेज सिस्टम इज ऑपरेटिंग एज एक्सपेक्टेड, नो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। यहाँ पे एयर लीकेज हो रहा है इसलिए कंटिन्यूअस या फिर एक्सेसिव बबलिंग हो रहा है इन द वाटर सील चैम्बर में, एंड इट इंडिकेट एयर लीकेज। एंड यहाँ पे हमें फटाफट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है। सो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, नर्स एंड्रयू इज केयरिंग फॉर सारा, अ पेशेंट हु इज रिकम्बेंट एंड इमोबिलाइज फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। बहुत लॉन्ग टाइम से वो इमोबिलाइज है वो पर्सन, एंड डू अंडरस्टैंड दैट सारा's लंग वेंटिलेशन कुड बी कॉम्प्रोमाइज। ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से इमोबिलाइज्ड है तो वेंटिलेशन ऑफ कोर्स क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। लीडिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा, चीनी स्टॉक्स रेस्पिरेशन एंड स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। तो देखो, चीनी स्टॉक्स रेस्पिरेशन बेसिकली हार्ट फेलियर या फिर अगर ब्रेन इंजरी लाइक स्ट्रोक वगैरह पेशेंट होता है उनमें देखने को मिलता है। एंड स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स भी लाइक ऐसे लॉन्ग टर्म इमोबिलाइज से स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स नहीं होता है। सो ये गलत हो गया। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एटिलेक्टेसिस, हाइपोस्टेटिक निमोनिया। सो देखो, बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट बहुत लॉन्ग टर्म से इमोबिलाइज्ड है मतलब कि क्या हो रहा है, शैलो ब्रीदिंग हो रहा है।
शैलो ब्रीदिंग हो रहा है ना, इमोबिलाइज लॉन्ग टर्म से है तो शैलो ब्रीदिंग होगा। शैलो ब्रीदिंग होगा तो मतलब क्या होगा, देयर इज की शैलो ब्रीदिंग होने की वजह से क्या होगा, शैलो ब्रीदिंग भी हो रहा है और पुअर गैसोस एक्सचेंज भी हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो हो सकता है, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। प्लस और क्या हो सकता है कि प्रॉपर मूवमेंट भी नहीं है पेशेंट का, प्रॉपर मूवमेंट भी नहीं है और प्रॉपर लाइक डीप ब्रीथिंग भी पेशेंट नहीं कर पा रहा है, तो ऑफकोर्स लंग भी कोलैप्स हो सकता है, जो एल्वुलाई है वो भी कोलैप्स हो सकते हैं ना, सो एटिलेक्टेसिस भी हो सकता है, एल्वुलाई कोलैप्स भी हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर मूवमेंट नहीं है, प्रॉपर क्या बोलते हैं डीप ब्रीदिंग नहीं पेशेंट कर पा रहा है, तो एटिलेक्टेसिस भी हो सकता है। हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया मतलब कि पेशेंट जो है वो एक ही आराम से बस लेटा हुआ है, तो लाइक देयर इज जो सिक्रेशन है वो भी ऐसे पुलिंग हो जाएगा विद द ग्रेविटी, पुलिंग रहेगा एंड सिक्रेशन वहीं पे रहेगा, सो देयर इज हाई चांस की न्यूमोनिया भी हो सकता है ना, सो हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया भी हो सकता है, सो बी हो सकता है, बट हम सी पढ़ लेते हैं। कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन एंड हाइपोवेंटिलेशन, तो कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन क्या होता है, देयर इज की डीप ऐसे लेवर्ड ब्रीदिंग होता है, जो कि बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखने को मिलता है। हाइपोवेंटिलेशन तो हाइपोवेंटिलेशन एंड कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन, तो अगेन ये हमें इस पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगा, इमोबिलाइज्ड पेशेंट में कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलेगा, सो ये भी गलत हो गया। एप्नियोस्टिक ब्रीदिंग, एटिपिकल न्यूमोनिया एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, सो एप्नियोस्टिक ब्रीदिंग कहाँ देखने को मिलता है, अगेन ये कुछ भी अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है उसमें देखने को मिलता है, ब्रेन इंजरी में देखने को मिलता है, एटिपिकल न्यूमोनिया नहीं होगा एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस भी नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली पेशेंट का सैलो ब्रीदिंग है ना, इमोबिलिटी कम है, शैलो ब्रीदिंग है, प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है एंड लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, तो उसकी वजह से एटिलेक्टेसिस हो सकता है एंड सिक्रेशन वहीं पे पुल्ड आउट रहेंगे, वहीं पे पूलिंग रहेगा, तो न्यूमोनिया हो सकता है, हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया हो सकता है, एटिपिकल न्यूमोनिया नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कमिंग टू 7th क्वेश्चन, नर्स किम इज अटेंडिंग टू जॉर्ज, a 65-year-old patient who was recently diagnosed with pneumothorax, ठीक है, and has had a chest tube inserted. While monitoring the chest drainage system, nurse Kim observes continuous gentle bubbling in the suction control chamber. अभी मैंने बताया ना, suction control chamber में continuous and gentle bubbling is normal, ठीक है, continuous gentle bubbling is normal, अगर vigorous bubbling हो रहा है तो वो abnormal है, vigorous bubbling क्या है, नो abnormal है, vigorous bubbling abnormal है, ठीक है ना, it is not normal finding. What should be her appropriate course of action? Take no action as this is an expected observation. Yes कि ये expected observation है, कोई action लेने की जरूरत नहीं है, but आगे पढ़ लेते हैं। Immediately clamp the chest tube and alert the healthcare provider. तो ऐसे मतलब कभी भी चेस्ट ट्यूब को कभी भी क्लैम्प नहीं करना होता फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना, सो ये नॉर्मल फाइंडिंग है, तो आप क्यों उसको क्लैम्प कर रहे हो, सो ये बिल्कुल गलत हो गया। एग्जामिन द सिस्टम फॉर एन एयर लीक एज द बबलिंग शुड ओनली बी इंटरमिटेंट, नो, सो इंटरमिटेंट कहाँ होना चाहिए था, वाटर सील चैम्बर में होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। एलिवेट द सक्शन प्रेशर टू मेक द बबलिंग मोर विगरस, तो विगरस बबलिंग क्या है, एबनॉर्मल है, और हम क्यों उसको करें हम एबनॉर्मल चीजें, तो ये भी गलत है, तो आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Coming to 8th question, nurse Taylor is preparing to educate Jordan, a patient who has experienced a spontaneous pneumothorax, about his condition. For effective teaching, nurse Taylor's understanding of spontaneous pneumothorax would be based on which of the following? The heart and major vessels will shift towards the side with pneumothorax. तो देखो उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि पेशेंट को इफेक्टिव टीचिंग नर्स टाइलर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स वुड बी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फर्स्ट तो ये गलत बोल रहा है ना कि द हार्ट एंड मेजर वेसल्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स द साइड ऑफ द न्यूमोथोरेक्स, तो कॉन्ट्रालेटरल शिफ्ट होता है, जिस साइड न्यूमोथोरेक्स हुआ है उसका अपोजिट साइड शिफ्ट होता है, ऐसा नहीं कि इसी साइड न्यूमोथोरेक्स हुआ इसी साइड सारा मतलब जो भी हमारा क्या बोलते हैं मेजर वेसल्स है, हार्ट है, वो उस तरफ शिफ्ट नहीं होता है, कॉन्ट्रालेटरल शिफ्ट होता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। The unaffected lung will also collapse if not treated urgently. So it is also wrong. वो बेसिकली सेपरेट होता है, ऐसा नहीं कि अगर इस लंग को आपने ट्रीट नहीं किया तो वो वाला लंग्स भी कोलैप्स हो जाएगा, सो ये भी गलत हो गया। इनहेल्ड एयर विल लीक फ्रॉम द लंग इनटू द प्लूरल स्पेस। यस, देखो बेसिकली क्या होता है ना, डी पढ़ लेते हैं, देयर एग्जिस्ट एंड इंक्रीज नेगेटिव प्रेशर विथ इन द चेस्ट कैविटी, तो दैट इज द नॉर्मल चीज,
नॉर्मल चीज़ है ना कि प्लूरल कैविटी में नेगेटिव प्रेशर रहना चाहिए, अगर वही नेगेटिव प्रेशर खत्म हो जाता है तो बेसिकली न्यूमोथोरेक्स हो जाता है ना। सो उन्होंने बोला है कि पेशेंट को हमें स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के बारे में बताना है, तो वो कौन सा टीचिंग बेस्ड फॉर इफेक्टिव टीचिंग नर्स टाइलर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। तो मैंने अभी बताया था स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है कि बेसिकली जो अंदर बुल्ला होता है, जो ब्लैब होते हैं, बुल्ला होता है, लाइक इन न्यूमेटोसिल हो गया है ना, इम्फाइसीमा हो गया, वो रप्चर होता है, धीरे धीरे वो सारा जो एयर है वो अंदर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लग जाता है ना। सो इनहेल्ड एयर विल लीक फ्रॉम द लंग इनटू द प्लूरल स्पेस, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। तो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 9th क्वेश्चन करते हैं। नर्स एमिली इज अटेंडिंग टू माइक 45-year-old man who was admitted following a motor vehicle accident and has been intubated. ठीक है, when the high pressure alarm on the ventilator sound, nurse Emily quickly perform an assessment and notices an absence of breath sound in the right upper lobe of Mike's lung. What should nurse Emily immediately assess for additional signs of? ठीक है, तो उन्होंने बोला कि बेसिकली पेशेंट इंट्यूबेटेड है और हाई प्रेशर अलार्म आ रहा है, एंड जब ऑस्कल्टेट किया तो ब्रेथ साउंड क्या है, एब्सेंट है। ब्रेथ साउंड जो है राइट अपर लॉब में क्या है, पूरा का पूरा एब्सेंट है। तो क्या हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ राइट साइडेड न्यूमोथोरेक्स। यस, ये हो सकता है। अगर राइट साइड न्यूमोथोरेक्स होगा तो क्या हो सकता है, राइट साइड एयर एब्सेंट हो जाएगा, एयर एंट्री एब्सेंट हो जाती है ना, तो जब ऑस्कल्टेट करेंगे तो ब्रेथ साउंड क्या होगा, एब्सेंट होगा। एंड ये पेशेंट को इंट्यूबेटेड है तो देयर इज वेरी हाई चांस की पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो सकता है ना। प्रेजेंस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में एयर एंट्री एब्सेंट नहीं होता, तो ये गलत हो गया। ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसमें भी पेशेंट को एयर एंट्री एब्सेंट नहीं होता, सो ये भी गलत हो गया। डिसलोकेशन ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब, तो देखो या तो आंसर ए होगा या तो आंसर डी होगा, ठीक है ना। दोनों में, ए में भी और डी में, दोनों में हाई प्रेशर अलार्म होता है ना, हाई प्रेशर अलार्म होगा। हाई प्रेशर अलार्म के साथ साथ उन्होंने क्या बोला है कि नोटिसेस एन अब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड इन द राइट अपर लोब। तो अगर ब्रेथ साउंड एब्सेंट है, इसका मतलब कि अगर जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो अगर डिसलोकेट हो जाएगा तो हो सकता है कि एक साइड आपको ज़्यादा जो ब्रेथ साउंड है, एक साइड आपको ज़्यादा एयर एंट्री दिखेगी, एक साइड थोड़ी कम दिखेगी, बट थोड़ा तो दिखना चाहिए है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो एयर जाएगा यहाँ पे। एंड अगर प्रॉपर डिसलोकेट हो गया तो दोनों साइड एयर एंट्री क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। बट इन्होंने क्या बोला है कि राइट साइड क्या हो गया, एयर एंट्री एब्सेंट हो रखी है, एब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड इन द राइट अपर लोब ऑफ माइक्स लंग। इट मीन्स कि ये क्या बता रहा है, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ राइट साइड न्यूमोथोरेक्स, है ना। सो दिस इज द आंसर, इज द ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द मोर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 10th क्वेश्चन करते हैं। While attending to Ethan, a patient with a pneumothorax who has chest tube inserted. ठीक है, नर्स केट should incorporate which of the following into her care plan? Advocate for cuffing, deep inhalation and arm mobility on the side with pneumothorax। तो देखो इन्होंने बेसिकली बोला है कि पेशेंट को चेस्ट ट्यूब इंसर्टेड है, तो हम क्या एजुकेट करेंगे, क्या पेशेंट को हम बताएंगे, उनके केयर प्लान में हम क्या इंक्लूड करेंगे। तो पेशेंट को हम बोलेंगे कि कफिंग करो, प्रॉपर कफिंग करो, डीप इनहेलेशन करो एंड आर्म मोबिलिटी ऑन द साइड विद द न्यूमोथोरेक्स। यस, दिस इज लाइक द गुड थिंग कि प्रॉपर कफिंग करेगा, है ना, प्रॉपर लंग एक्सपैंड होगा, जो भी सिक्रेशन है वो बाहर आएंगे, है ना। एंड आर्म मोबिलिटी, यूटिलाइज क्लैम्प beneath the insertion site when assisting the patient to get out of the bed। तो कभी भी ऐसे क्लैम्प नहीं करना है, ये गलत हो गया। प्रोवाइड कफ सप्रेशन एट रेगुलेटेड टाइम एज प्रिस्क्राइब, तो नहीं, कफ को सप्रेस नहीं करना, इनफैक्ट कफ हमें पेशेंट को बोला कफिंग करने के लिए, तो ये भी गलत हो गया। ड्रेन एंड क्वांटिफाई द फ्लूइड इन द कलेक्शन चैम्बर ड्यूरिंग इस शिफ्ट, तो ड्रेन हमें ड्रेन नहीं करना होता, वो ऑलरेडी खुद से ही ड्रेन होता है। वी हैव टू जस्ट मॉनिटर, हमें जस्ट मॉनिटर करना होता है कि वो प्रॉपर ड्रेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ड्रेन एंड क्वांटिफाई नहीं करना होता है, वी हैव टू जस्ट मॉनिटर कि ड्रेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 11th क्वेश्चन है। नर्स कार्लोस इज मैनेजिंग द केयर ऑफ इथान, अ 50-year-old पेशेंट हु वाज ट्रीटेड फॉर न्यूमोथोरेक्स विद अ चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। कार्लोस नीड्स टू असेस वेदर इथान इज रेडी टू हैव हिज चेस्ट ट्यूब रिमूव, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन दिस। एंड आई वांट कि आप इसका आंसर आप खुद करो, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है। सो विद दिस हम एंड करते हैं, एंड आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं विद न्यू क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।